नमस्कार साथियों, आप सभी का बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने जो आपके पहले चैप्टर है आपका कब, कहाँ और कैसे, जो एमसीक्यू पेपर में आने लायक है वही निकाल करके रखे हैं, जिसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन इसने दिया है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा कथन इसने बताया है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है मनुष्य ने गेहूँ और जौ उपजाना जो था वो आरंभ जो किया था वो लगभग 8000 ईसा पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व किया था। यानी कि जो मनुष्य था उसने जो गेहूं और जौ उपजाना स्टार्ट किया था वो लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा कथन हमारा गलत क्यों है वो सुन लीजिए, क्योंकि इन फसलों को उपजाने का जो कार्य था वो सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, ना कि विंध्य क्षेत्रों में, इसलिए जो है हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है। और ध्यान रखेंगे कि गेहूं और जौ उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। और नवीन तथ्यों के अनुसार हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो संत कबीर नगर के लहुरा देव से पाए गए हैं। और ये साक्ष्य जो है लगभग 9,000 से लेकर के 8,000 वर्ष पूर्व के माने भी जाते हैं। हम कह सकते हैं कि कृषि का विकास जो था वो गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है इसमें, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। दूसरा कथन है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ, उससे निकला है। तीसरा है, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और चौथा है, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे जो हमारे तीनों कथन हैं 1, 2 और 3, ये बिल्कुल कथन हमारे सही हैं। ये कथन हमारे बिल्कुल सही है। चौथा कथन हमारा गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो पांडुलिपियाँ थी वो मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थान जो थे उनसे भी प्राप्त हुई हैं। और साथ ही ये पांडुलिपियाँ जो थी विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें से संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। आगे क्वेश्चन है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा है इसमें, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो बताइए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल दो इसका राइट आंसर। क्योंकि इसमें बताया है इसने, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। केवल पत्थरों पर ही नहीं, वो पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत जो कठोर सतह हुआ करती थी उन पर उत्कीर्ण किए जाने वाले जो थे वो अभिलेख कहलाते थे। और ध्यान रखेंगे कि अभिलेखों में राजाओं, रानियों और अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण और उनके विषय आदि का उल्लेख भी किया जाता था। इसलिए जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
आगे क्वेश्चन है, अशोक के कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ऑप्शन ए है अरमाइक और ब्राह्मी, दूसरा है यूनानी और ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी और तमिल, चौथा है यूनानी और अरमाइक। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अशोक का कांधार अभिलेख है वो इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक की भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनानी और अरमाइक भाषा में लिपियों में लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है, इसमें आपको दो कथन दिए गए हैं। देखिए, कथन ए है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इसका कारण आर है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहला जो कूट दिया गया है इसमें बताया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ईसा मसीह की जन्म की तिथि जो है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जो है वर्ष की गणना की जाती है, और ईसा पूर्व को जो है अंग्रेजी में हम बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी कहते हैं, और हिंदी में इसको वर्तमान में ईस्वी का भी चलन माना जाता है, जैसे अंग्रेजी में एडी यानी कि एनो डोमिनी कहा जाता है। और एक शब्द और प्रयोग किया जाता है आपका बीसीई। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, और इसी के साथ ही एक शब्द और है सीई, तो उसका मतलब होता है कॉमन एरा। तो इनका भी प्रयोग किया गया, और एक बीपी शब्द जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट, तो इनका भी प्रयोग इसमें किया जाता था। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा कथन है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5 वर्ष पूर्व हुआ। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पे कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ। 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ, और इन्हीं नगरों से या इन्हीं नगरों में जो है विकसित सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, केवल एक। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत क्यों है वो देखिए, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो याद रखेंगे कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास जो था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी कह सकते हो कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले से विकसित हो चुकी थी। इसलिए आपका दूसरा वाला कथन बिल्कुल गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन 2 वज्जी, ऑप्शन 3 काशी, ऑप्शन 4 मगध। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध कहलाया करता था। क्या कहलाया करता था? मगध। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मगध होगा। और मगध जो था वो प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य भी माना जाता था। इसके जो शासक थे बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित भी किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहला है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था
और उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि है उस प्रदेश को इंडिया भी कहा था। ठीक है। और भरत नाम का प्रयोग जो था वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। और ऋग्वेद संस्कृत की प्रारंभिक कृति हुआ करती थी जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी मानी जाती है, और बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग जो है वो देश के लिए होने लगा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। तो फ्रेंड्स, आज के ये क्लास 6 NCERT हिस्ट्री के पहले चैप्टर के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको पर डे रेगुलर सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम और क्विज के लिए ज्वाइन कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।